हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू अनदर मैक्स डॉक टॉक। जैसे कि आप अब जानते ही हैं, अक्टूबर है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ एंड आज के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर सत्यम तनेजा, डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हेयर एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पतपरगंज। हेलो डॉक्टर। Hello. Our second special guest is Dr. Meenu Walia, Senior Director, Medical Oncology here at Max Super Specialty Hospital, Patparganj. Hello, Doctor. हाय डॉक्टर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड जैसे कि मैंने बोला, अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है एंड ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कैंसर्स इन वुमेन इन द कंट्री। एंड अभी भी बहुत सारे लोगों के पास क्वेश्चंस है, मिथ्स है एंड डर है व्हेन इट कम्स टू ब्रेस्ट कैंसर। सो इन सब के साथ हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो हमारे ऑडियंस जानना चाहती है। सो डॉक्टर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट ब्रेस्ट कैंसर्स एंड दैट इज़ मैनी पीपल थिंक दैट ब्रेस्ट कैंसर इज़ हेरिडिटरी, कि अगर मेरी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो मुझे होने के 100% चांसेस है। इस बात में कितनी सच्चाई है? The answer to this question is both yes and no, in the sense that yes, breast cancer can be hereditary, but it is only 10%, 10 to 15% of the breast cancers which are inherited. सो ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी भी हो सकता है। सिर्फ 10 से 15% ही ब्रेस्ट कैंसर्स हैं जो इनहेरिट होते हैं या हेरिडिटरी होते हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी 90% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर्स कैन हैपन इवन इन द एब्सेंस ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जो बाकी 90% लोगों में कैंसर होता है उन केसेस में ज़रूरी नहीं है कि कोई जेनेटिक म्यूटेशन होए या फैमिली हिस्ट्री होए, तब भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर पे जब हम आते हैं तो बहुत लोगों को लगता है, जैसे मैंने पहले बोला, ये लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर इन वुमेन है, तो मेन यूजुअली थिंक दे वोंट गेट ब्रेस्ट कैंसर। तो इसमें कितनी सच्चाई है? हाउ प्रोन आर मेन टू गेट ब्रेस्ट कैंसर? सो आई थिंक आई विल वॉन्ट टू मेक अ लिटिल करेक्शन हेयर। एक बहुत मेजर चेंज हुआ है लास्ट ईयर। सो 2020 एवरीबडी लिंक्स इट टू, अगर हम किसी से भी पूछे कि 2020 में मेजर क्या था, तो एवरीबडी विल टॉक अबाउट कोविड एंड कोविड, because yes, COVID was a major thing before 2020, and after 2020 the world is a different game, is a different place altogether. but 2020 में एक और मेजर चेंज हुआ है। 2020 में अगर हम WHO का डेटा देखते हैं, इंटरनेशनल रिसर्च कमेटी का ऑन कैंसर का डेटा देखते हैं, तो 2020 में वर्ल्ड में नंबर 1 कैंसर, सो नॉट ओनली इन मेन, नॉट ओनली इन वुमेन अलोन, हम सिर्फ लेडीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्ल्ड में सारे कैंसर्स की बात कर रहे हैं। जो वर्ल्ड में कॉमनेस्ट कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। सो इट हैज़ मूव टू नंबर 1 पोजीशन। Yes, 99% of breast cancers they occur in women, but contrary to the popular belief, breast cancer can happen in men also. Breast cancer पुरुषों में भी हो सकता है, ये एक सच्चाई है, ऑल्दो बहुत कम केसेस में होता है। मैंने आज सिर्फ इसी मंथ में एटलीस्ट 3 मेल पेशेंट्स देखे हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर है। Thank you so much, Doctor. Now coming to you, Dr. Satyam, let's talk a little bit about cancer oncology, which is the surgical part of surgical oncology of cancer treatment. Now we have discussed, Dr. मीनू के साथ हमने डिस्कस कर लिए है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, हेरिडिटरी, सम मिथ्स, बट व्हेन इट कम्स टू सर्जरी अभी भी बहुत सारे लोगों में बहुत सारे मिथ्स और डर है कैंसर का नाम सुनते ही। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि कैंसर के वार्निंग साइंस क्या होते हैं? कब इंसान को एक साइंस एंड सिम्टम्स पे ध्यान देना चाहिए कि ये शायद कैंसर हो सकता है? कैंसर के वार्निंग साइंस बेसिकली डिपेंड करते हैं कि ये कौन से ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे हम बात कर रहे थे अभी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, बट अभी प्रेजेंटली हम बात करेंगे ऑल द कैंसर्स के बारे में। इन जनरल हम बोलते हैं कि कहीं भी किसी को एक स्वेलिंग हो, कोई गांठ हो, कोई सूजन हो, कोई लंप हो या कोई अल्सर हो, छाला हो, तो इन सबको कैंसर के वार्निंग साइंस माना जाता है। ये बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, जैसे मुंह के कैंसर के लोगों के मुंह के अंदर छाला होना या अल्सर होना, ब्रेस्ट के पेशेंट्स में ब्रेस्ट में गांठ होना या लंप होना, एंड अदर ऑर्गन्स ऑल्सो कैन बी इफेक्टेड बाय कैंसर, जैसे इंटेस्टाइन्स के कैंसर, एब्डोमेन पेट के अंदर के कैंसर और चेस्ट के अंदर के कैंसर। जैसे लंग कैंसर में
खून में, बलगम में खून आना, खून की उल्टी आना, ये सारे साइंस डिफरेंट ऑर्गन्स के होते हैं। ये वार्निंग साइंस ज़रूरी नहीं कैंसर के लिए ही हो, इन सबको लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये रिपीटेड रहते हैं तो हमें अपने फिजिशियन को, और फिजिशियन के ट्रीटमेंट से जब इम्प्रूवमेंट ना हो रहा हो तो एक स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। Thank you so much, doctor. Now, Dr. Meenu, my next question is back to you, and this is about the treatment of breast cancer, specifically in pregnant women. बहुत लोग कहते हैं कि प्रेग्नेंट अगर आप हो और उस टाइम पे आपको कैंसर जाए तो आप कीमोथेरेपी नहीं कर सकते हैं, आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस होती है, तो वन शुड डेफिनेटली गो टू अ डॉक्टर, गेट इट इवैल्यूएटेड कि ये कैंसर है कि नहीं। और अगर ये कैंसर की गांठ पाई जाती है तो डोंट सिट बैक एंड थिंक कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट नहीं होएगा इसलिए इसका ट्रीटमेंट नहीं कराना है। प्रेगनेंसी के दौरान भी कैंसर ट्रीटमेंट्स आर पॉसिबल। इट इज़ जस्ट दैट वी ऑन्कोलॉजिस्ट हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, सी विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी यू आर। फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी, हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, जैसे पहले 3 महीने में जब ऑर्गन्स बन रहे होते हैं बच्चों के, तब हम कीमोथेरेपी नहीं करते। बट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कीमोथेरेपी इज़ गिवन एंड इट कैन बी सेफली गिवन ऑल्सो। इसी तरह से मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट्स कैन बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो। Radiation therapy, yes, we try to postpone it after pregnancy. We do not do during pregnancy. थैंक यू सो मच। नाउ डॉक्टर, कैंसर के ऊपर ये सबसे बड़ी अफवाह है बोल सकते हैं, या डर बोल सकते हैं, जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, जो बायोप्सी पे है। एंड बहुत सारे लोग कहते हैं अगर आप बायोप्सी करवाओगे तो आपका कैंसर जल्दी फैल जाएगा एंड आपको बेसिकली सर्जिकली एग्जैक्टली रश करना पड़ता है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो यही पूछ रहे होते हैं कि हम बायोप्सी कराएंगे तो हमारा कैंसर जल्दी बढ़ने लग जाएगा, या कैंसर को छेड़ लेंगे तो हमारी स्टेज बढ़ जाएगी। वेयरएज ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर हम बायोप्सी नहीं करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हम बिना बायोप्सी करे, बिना एग्जैक्टली टाइप ऑफ कैंसर जाने पैथोलॉजी में ट्रीटमेंट पे जाएंगे तो वो गलत ट्रीटमेंट भी हो सकता है। देयरफॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कैंसर ट्रीटमेंट इज कि पहले हम पूरा उसको समझें, वो किस टाइप का कैंसर है, कौन सी स्टेज का कैंसर है, तो उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट अडेप्ट होता है स्पेसिफिक पेशेंट के लिए। तो ये कंप्लीटली एक मिथ है कि बायोप्सी करने से कैंसर जल्दी बढ़ने लग जाता है और उसके बाद इमीडिएटली सर्जरी करनी चाहिए। हमें बायोप्सी की रिपोर्ट में मिनिमम 4 से 5 दिन लगते हैं एंड उसके बिना हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते, अदरवाइज कैंसर ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं हो सकता। परफेक्ट। नाउ डॉक्टर, एक और चीज़ आती है कैंसर के बारे में, जैसे डॉक्टर मीनू ने पहले बताया कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं। नाउ मैनी पीपल थिंक कि कैंसर ट्रीटमेंट बहुत ही पेनफुल होता है एंड इट्स अ प्रोसेस जो बॉडी पे बहुत हार्मफुल होता है। इज कैंसर ट्रीटमेंट एक्चुअली पेनफुल? ये क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स यही पूछ रहे होते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट जो है पेनफुल। पहले हमें ये समझना है कि कैंसर का ट्रीटमेंट होता किस तरीके से है। कैंसर का ट्रीटमेंट 3 चीज़ों से करा जाता है। एक सर्जरी, दूसरा कीमोथेरेपी जैसे डॉक्टर मीनू ने अभी बात करी है उसके बारे में, और तीसरा रेडियोथेरेपी, रेडिएशन होता है। सो बाय एंड लार्ज इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा पेनफुल नहीं है। सर्जरी ऑब्वियसली इमीडिएट सर्जिकल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में बिकॉज बॉडी पे कट लगता है, कोई ऑर्गन रिमूव करा जाता है तो थोड़ा बहुत पेन होता है, दैट इज़ फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ये सारी दवाइयों से मैनेज कर पाते हैं, बट दैट इज़ ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। वेयरएज कीमोथेरेपी में ऐसा कोई मेजर पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं होता है एंड रेडिएशन इज ऑल्सो नॉट दैट पेनफुल। तो ये जो पेन बोला जाता है कि कैंसर पेशेंट्स में होता है, ये कैंसर के पेशेंट्स की स्टेज पे डिपेंड करता है। जो एडवांस स्टेज के पेशेंट्स होते हैं उनमें पेन के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, स्टेज 4 लास्ट स्टेज के पेशेंट्स में, लेकिन वो भी दवाइयों से मैनेज करा जा सकता है, विच इज़ नोन एज पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट दीज डेज। सो डॉक्टर, अब जब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कैंसर की, व्हेन सर्जिकल कैंसर की सर्जरी की बात होती है तो ब्रेस्ट कैंसर में एक बहुत ही बड़ा डर होता है एंड फीमेल्स में ये होता है कि इफ़ दे गो फॉर सर्जरी फॉर देयर कैंसर, देयर ब्रेस्ट विल बी इंटायरली रिमूव्ड। सो इज ब्रेस्ट कंजर्वेशन एन ऑप्शन? क्या सच्ची में हर कैंसर सर्जरी में ब्रेस्ट कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है?
जैसे आपने अभी पूछा, ब्रेस्ट कैंसर में ज़रूरी नहीं है कि हमें हर एक केस में ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़े. वी कैन ऑल्सो प्रिजर्व द ब्रेस्ट, एंड एज यू जस्ट सेड, इसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी बोला जाता है, जिसमें ब्रेस्ट को प्रिजर्व करा जा सकता है. ये 2 तरीके की होती है, जिसमें हम ब्रेस्ट प्रिजर्व करने के लिए हमारी सर्जिकल टेक्निक्स होती हैं, जिसको हम ऑन्कोप्लास्टी बोलते हैं. हम ऑन्कोप्लास्टी को यूज़ करते हुए ब्रेस्ट के ही टिश्यू को यूज़ करते हुए वापस ब्रेस्ट बना सकते हैं ट्यूमर का टिश्यू निकालने के बाद. या एक और ऑप्शन होता है जिसमें हमें ब्रेस्ट बचा नहीं सकते और पूरी ब्रेस्ट निकालनी ही पड़ती है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, जो हमारे इन्वेस्टिगेशंस, मैमोग्राफी और पेट स्कैन पे डिपेंड करता है, जिसमें हम बचा नहीं सकते. उनमें हम प्राइमरी ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, इन विच वी यूज़ प्लास्टिक सर्जन्स, जिसमें बॉडी के दूसरे पार्ट ऑफ द टिश्यू से ब्रेस्ट को कंप्लीटली रिकंस्ट्रक्ट करा जा सकता है. बेसिकली ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के बाद या ब्रेस्ट के रिकंस्ट्रक्शन के बाद अगर हम प्राइमरी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और दोबारा ब्रेस्ट बनाते हैं, तो जो पेशेंट होता है उसको अपना बॉडी पार्ट लूज होने का डर नहीं रहता. एक नॉर्मल फिजिकल फील आती है एंड वो अपनी पूरी नॉर्मल लाइफ जैसे पहले चल रही थी वैसे बिता सकते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर. कमिंग बैक टू डॉक्टर मीनू, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट, हमने ब्रेस्ट कैंसर की तो बात कर ली, हेरिडिटरी है या नहीं, बट कैंसर इन इट्स होल इज़ अ वेरी वाइड टर्म ऑफ डिजीजेस, एंड अ लॉट ऑफ पीपल थिंक अगर फैमिली में किसी एक इंसान को कैंसर है तो मुझे या हमारी फैमिली के दूसरे मेंबर को भी वो कैंसर या किसी और तरह का कैंसर होने का रिस्क है. अगेन कैंसर एक बीमारी नहीं है, 200 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के कैंसर्स होते हैं. इस बात में अगर फैमिली में किसी को कैंसर है तो फैमिली में बाकी लोगों को भी कैंसर होएगा, ये एक रहता है. बट इसमें सबसे ज़्यादा जानने की बात ये है कि ये दोनों तरफ है, कि अगर फैमिली में कैंसर है तो यस, उस फैमिली में कैंसर होने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा रहती है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है. बिकॉज आफ्टर ऑल वी नो कि व्हाई डज कैंसर हैपन. कैंसर हैपन्स बिकॉज देयर आर सर्टेन चेंजेस इन द जीन्स. आपके जीन्स में म्यूटेशंस होती हैं. अब कुछ म्यूटेशंस होती हैं जो इनहेरिटेड म्यूटेशंस होती हैं, जैसे ब्रेका म्यूटेशन वगैरह, कुछ और भी म्यूटेशंस होती हैं जो इनहेरिटेड म्यूटेशंस होती हैं. तो जिन फैमिलीज़ में ये जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, ये जीन्स हैं, ये अबनॉर्मल जीन्स होते हैं, तो ये इनहेरिट हो सकते हैं. तो फैमिली के बाकी मेंबर्स में भी ये कैंसर हो सकता है. बट दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि ये जितने भी इनहेरिटेड कैंसर्स होते हैं ये 5 से 10% ही होते हैं, और बाकी के जो जितने भी 90% कैंसर्स हैं वो कोई इनहेरिटेड फैक्टर्स की वजह से नहीं होते. पर उन फैमिलीज़ में भी आप कई बार फैमिलीज़ में आप कैंसर पाते हो कि आप फादर को भी कैंसर था और आगे बेटे को भी कैंसर हुआ. एंड इट कैन नॉट बी मतलब ओनली इनहेरिटेड, इट कैन ऑल्सो भी बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल स्मोकर्स की फैमिली में पाया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आगे भी जो बाकी घर के लोगों को कैंसर, इट इज़ नॉट नेसेसरली कि वो खुद भी स्मोक कर रहे थे, या फिर यह रिस्क फैक्टर भी होता है कि फैमिली में वो स्मोकिंग का मतलब एवरीबडी स्मोक्स, तो यस नेक्स्ट जनरेशन में भी स्मोकिंग का कल्चर था. या फिर अगर स्मोकिंग नहीं भी थी तो पैसिव स्मोकिंग थी, बिकॉज घर के बाकी लोग स्मोक कर रहे थे और बाकी लोगों को उस चीज़ का एक्सपोजर हो रहा था. सो इट कैन बी बिकॉज ऑफ इनहेरिटेड फैक्टर्स, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द रिस्क इन द इन्वायरमेंट. आप उसी तरह का खान पान है, उसी तरह की चीज़ें हैं, उसी तरह की आते हैं, जिस वजह से यस मोर देन वन मेंबर ऑफ द फैमिली विच मे नॉट बी इनहेरिटेड इन कैरेक्टर बट इट मे बी बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल, यस पीपल कैन हैव कैंसर. बट अगेन it does not mean if nobody in your family has cancer that you will not get cancer, because majority of the cancers are lifestyle related cancers and these are not inherited. So in 90% of the cancers there may not be any risk in the family but still somebody can get cancer. Thank you so much doctor. Now I have special questions जो है myths surrounding cancer, and सबसे बड़ी myth जो आज की जनरेशन में है वो है obesity and sugar. सो बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर आपको कैंसर है और आप शुगर और कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका कैंसर वर्सन हो जाएगा. एंड कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खाने से कैंसर होता है. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड, इज इट अ फैक्ट और अ मिथ? सो हियर वी आर एक्चुअली एड्रेसिंग 3 क्वेश्चंस. इसमें ओबेसिटी एंड कैंसर, शुगर एंड कैंसर, एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड कैंसर, है ना. सो इसमें मैं कहूँगी कि ओबेसिटी एंड कैंसर इज़ नो मिथ.
So there are studies that there are proven studies that show that obesity increases your risk of cancer. So there are more than 13 different types of cancers which are related to obesity. So जो obese लोग होते हैं या जिनमें वेस्ट हिप रेशो ज़्यादा होती है, उन केसेस में कैंसर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इंक्लूडिंग मेजॉरिटी ऑफ दीज कैंसर्स लाइक breast cancer, endometrial cancer, and so many other cancers. So this is no myth. We have studies that do prove that yes, people who are obese, they are at a higher risk of cancer. Now the second thing comes is sugar and cancer. So people also ask me कि does cancer has a sweet tooth, कि अगर जो लोग चीनी ज़्यादा खाते हैं, जो लोग मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, उनमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो इसमें इट इज़ नॉट, कोई भी स्टडी ने आज तक ये हमें शो नहीं करा है कि जो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं उनमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो नो डायरेक्ट रिलेशनशिप हैज़ बीन फाउंड. सो वी कैन नॉट से दैट शुगर कॉजेज कैंसर और शुगर इंक्रीजेज द कैंसर cells. But what sugar does to your waistline, sugar, generally people who take lot of sugar are also obese. So what sugar does to your waistline, it increases your waist hip ratio, it makes you obese. That may be an indirect reason for increasing the risk of cancer. And your third question was sweetness, artificial sweetness and cancer. So well, that is a myth. नन ऑफ द, मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनेस से कैंसर बढ़ता है इसको हम नहीं कह सकते, इसमें कोई स्टडीज़ प्रूव नहीं करती है. रादर अगर आप उस आर्टिफिशियल स्वीटनेस लेके शुगर का इंटेक कम कर सकते हो तो इन अ वे आप अपना वेट कंट्रोल कर रहे हो, आप ओबेसिटी से बच रहे हो. इसके अलावा हम जनरली आर्टिफिशियल स्वीटनेस कौन से यूज़ करते हैं? द आर्टिफिशियल स्वीटनेस दैट वी यूज़ इज़ जनरली सुक्रोलोज और सैक्रीन, or it is aspartame. So these are the artificial sweeteners which are used in various products, and these are all FDA approved. There are enough studies to say कि none of these artificial sweeteners except cyclamate, so none of these artificial sweeteners will increase your risk of cancer. So at present there is no scientific evidence to say that. Thank you so much, Doctor. Doctor, coming back to myths, with the increase, with the new generation coming up, there has been increase of people using oral contraceptive pill with how easily it's available over the counter. So a myth is there that there is a link between oral contraception pill and cancer. How true is this? Yes, it is true to some extent, in the sense कि अगर हम breast cancer की बात करें तो prolonged use of oral contraceptive pills may slightly increase the risk of breast cancer, but again when it comes to ovarian cancer, then these are oral contraceptive pills are supposed to be protective. सो हम ये कह सकते हैं कि जो पहले वाली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी जिसमें ओनली ईस्ट्रोजन बेस्ड थी, ओनली सिंगल हार्मोन बेस्ड थी और काफ़ी हाई डोज हार्मोन्स होते थे, उनमें कैंसर होने के रिस्क थोड़े ज़्यादा होते थे. बट आज की डेट पे जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उसमें इतना कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है. मतलब इट माइट स्लाइटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ वन कैंसर बट माइट डिक्रीज द रिस्क ऑफ सम अदर कैंसर एट द सेम टाइम. सो ओवरऑल वॉट एवर डेटा दैट वी हैव, उनके जो प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स हैं दे आउटवे द रिस्क पोटेंशियल. So a balance needs to be maintained. So whenever you are going ahead and wanting to take a oral contraceptive pill, please talk to your gynecologist, talk to your doctor, let her assess your family risk, let us assess your risk of which kind of cancers might be there, and then in consultation with your gynecologist, then only you take your oral contraceptive pills. Thank you so much, Doctor. That was extremely helpful. Now, coming back to more myths, another myth that we hear about is using antiperspirant or roll-on deos causes cancer. This is also for sunscreen and other products that you put on your skin. Are these facts or myths? So again, we are actually addressing two questions. One is the antiperspirant. So I have lot of young girls who keep on coming to me and saying कि हम परफ्यूम यूज़ करें या एंटीपर्सपिरेंट्स एंड डिओज यूज़ करें तो उसमें कैंसर, हमने नेट पे पढ़ा है कि उनमें कैंसर होने के चांसेस हैं. सो ऑल दिस हैज़ एक्चुअली गॉट बेसिस फ्रॉम सर्टन स्टडीज़ विच डिड शो, क्योंकि ये जितने भी एंटीपर्सपिरेंट्स होते हैं उनमें एल्यूमिनियम बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं. सो दीज एल्यूमिनियम बेस्ड कंपाउंड्स दे गेट डिपॉजिटेड ऑन द स्किन and then they are absorbed through the skin and they can have some estrogenic properties. So this was the basis when
दिस वाज थॉट ऑफ कि शायद क्योंकि हार्मोन एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं या एल्यूमिनियम बेस्ड कंपाउंड्स हैं तो इनके एब्जॉर्प्शन के बाद शायद ब्रेस्ट कैंसर वगैरह का रिस्क बढ़े. बट व्हाट आई विल से, no scientific evidence to this date. There have been n number of studies, but none of the studies have conclusively proven that जो लोग जो ladies जो girls antiperspirants और deodorants ज़्यादा यूज़ करती हैं उनमें कैंसर होने, ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है. So there is no evidence. So girls, मतलब आज की डेट पे I will not recommend कि इस वजह से, इस डर से हम antiperspirants ना यूज़ करें. So sunscreens causing cancer is not a myth. Is not true. Rather, sunscreens are protective against certain kind of cancers. Sunscreens are protective against skin cancer. So we generally advise कि मतलब summers में तो especially in countries like ours where जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सनी डेज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सनलाइट होती हैं, तो these sunscreens especially one should look for a sunscreen which have a SPF at least more than 50. So these sunscreens are supposed to be protective against skin cancer, so they are not found to be increasing the risk of cancer. And then you talked about any other myths. There are n number of myths. N number of myths, for example, there are so many girls who come to me and they ask, अगर हम ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट्स पहनते हैं तो हमने कहीं पे पढ़ा था कि ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट्स पहनने से रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ जाता है, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. All I want to reassure everybody, the color of the undergarments has got nothing to do with your risk of breast cancer or any other cancer. तो जो गारमेंट्स का, जो अंडरगारमेंट्स का कलर है उससे कोई भी कैंसर से कोई रिलेशनशिप नहीं है. Thank you so much, doctor. That was extremely helpful. Now, coming back to you, Dr. Satyam. Cancer surgery की अगर हम बात करते हैं तो another thing that comes after surgery, and that is the recovery time that a person needs to go to recover from the entire process. So, what is the recovery time of cancer surgery? ये जो आपका क्वेश्चन है कि रिकवरी टाइम आफ्टर कैंसर सर्जरी, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपको कैंसर किस ऑर्गन का है, आपकी सर्जरी कौन सी है, इट इज़ अ मेजर सर्जरी, सुप्रा मेजर सर्जरी और अ माइनर सर्जरी, उस पर डिपेंड करता है. मैं वन बाय वन आपको एक एग्जांपल दूंगा. जैसे मुंह का कैंसर है, किसी का मुंह का कैंसर है जिसमें रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी है, उनकी रिकवरी और डिस्चार्ज 3 से 4 दिन में सर्जरी के बाद हो जाता है. वेराज अगर प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ी है तो 7 से 10 दिन तक का स्टे रहता है. बाय एंड लार्ज अगर हम किसी के लिए बोलें वी से कि स्टिचेस वगैरह जो टाँके निकलते हैं वो 14 डेज़ पे निकलते हैं, तो इन एनी सर्जरी वी से 15 to 20 डेज़ में पेशेंट रिकवर कर जाता है. लेकिन आजकल इतने एडवांसमेंट्स आ गए हैं जो हमारे मैक्स पटपड़गंज में भी अवेलेबल है. सपोज हम GI कैंसर्स की बात करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स, जो बड़ी आंत या छोटी आंत का कैंसर होता है, उन सब के कैंसर्स में पहले हम ओपन सर्जरी करा करते थे, जिसमें हम पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, ऑपरेशन के बाद वार्ड में 8 से 10 दिन पेशेंट को रखा जाता था. बाद में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का एडवेंट आया, जिससे धीरे धीरे ये हम पेशेंट्स को 5 से 7 दिन में डिस्चार्ज करने लग गए. लेकिन अब हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्निक रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल है, जिससे हम इस टाइप के पेशेंट्स को हम 3 से 4 दिन में भी छुट्टी कर सकते हैं सर्जरी के बाद. सो द ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल आफ्टर द सर्जरी इज डिपेंडेंट अपॉन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है और सर्जरी कौन सी टाइप की हुई है और किस टेक्निक से हुई है. इन सारी चीज़ों के एडवांसमेंट्स इतने हो गए हैं कि जिससे पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड काफ़ी कंफर्टेबल और शॉर्ट हो जाता है. डॉक्टर, अब जब हमने बात कर ली है ट्रीटमेंट की एंड रिकवरी की, फाइनल क्वेश्चन आपके लिए है, एंड वो है, बहुत लोगों में डर है जब कैंसर हो गया तो कुछ लोगों को लगता है कि कैंसर लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, वो कभी भी वापस आ सकती है या उसकी ट्रीटमेंट हमेशा चलती है. तो कैंसर का फॉलो अप पीरियड कितना होता है एंड उसके वापस आने के चांसेस क्या होते हैं? बाय एंड लार्ज ये भी मेरे पिछले क्वेश्चन की तरह ही है. इट ऑल डिपेंड्स कि आपको किस ऑर्गन का कैंसर है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हुआ है और कौन सी स्टेज की डिजीज़ है. बट एक जनरलाइज स्टेटमेंट हम बोलते हैं कि स्टेज 1 कैंसर्स भी 80% लोग क्योर हो जाते हैं, 20% लोगों में कैंसर आने के चांसेस होते हैं. ये थोड़ा डिफर करता है परसेंटेज वाइज फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन इफेक्टिव, जो ऑर्गन्स इफेक्टिव हैं. लेकिन बाय एंड लार्ज जैसे मैंने आपको बोला, 80% लोग स्टेज 1 में दोबारा आने के चांसेस नहीं होते, 20% लोगों में दोबारा आने के चांसेस होते हैं. उसी को हम टाइमली कैच कर पाएँ और ट्रीट कर पाएँ, इसके लिए फॉलोअप रहता है.
वो फॉलोअप्स इनिशियल 2 ईयर्स के लिए, चाहे वो कोई भी ऑर्गन हो, हम 2 to 3 मंथ्स पे फॉलोअप के लिए बुला के टेस्ट करा के देखते हैं कि डिजीज़ दोबारा तो नहीं आ रही है, कहीं और तो नहीं आ रही। आफ्टर 2 ईयर्स ये 6 मंथ्स पे फॉलोअप रखते हैं, और जब 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, तब इसको ईयरली फॉलोअप्स पे रखते हैं। नॉर्मली हमारी रिकमेंडेशन 5 ईयर्स के बाद कोई फॉलोअप की नहीं होती, बट स्टिल हम लोग 1-1 साल पे फॉलोअप पे बुलाते रहते हैं, 5 साल बाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, जाने से पहले आज आप हमारे ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे? In the end, I would like to tell all my viewers that cancer is not that dreaded as disease, and we have to understand इससे घबराना नहीं है। जब कभी कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो अर्ली स्टेज में अगर इसका डिटेक्शन हो तो इसका कंप्लीट क्योर पॉसिबल है, और इसको लग के इसका ट्रीटमेंट कराना है एट अ प्लेस जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। दूसरी चीज़, मैं एक और चीज़ एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि कैंसर होने से पहले की स्टेज ना हो किसी को, तो उसके लिए प्रिवेंट करना, एज द सेइंग गोज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस, हैबिट्स, एडिक्शन की हैबिट्स, ये सारी चीज़ें छोड़नी चाहिए ताकि किसी को कैंसर हो ही ना, और अगर हो तो वो टाइमली स्टेज पे पकड़ा जाए और उसका हम ट्रीटमेंट कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर सत्यम। आज आपने हमारे लिए साथ टाइम निकाल के हमें समझाया एंड हमें एक्सप्लेन किया कि कैंसर सर्जरी के बारे में जो जो मिथ्स होती है एंड जो फियर है हमारे ऑडियंस में, वो हम थैंकफुली वी हैव मोर आइडिया कि सर्जरी डिफरेंट टाइप की होती है, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी, द ऑर्गन, द स्टेज एंड योर डॉक्टर। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जाने से पहले डॉक्टर मीनू, इफ देयर इज एनी टेक होम मैसेज दैट यू लाइक टू टेल आवर ऑडियंस टुडे? I just want to urge each and every lady out there to love yourself. Your life is precious. So your life is precious, and you, if you want to live for others, you have to take care of your own health. Thank you so much again for joining us. I know you have a busy schedule, and thank you so much Dr. Satyam for joining us as well. जाने से पहले I'd like to tell my audience that if you have any questions, you can write them in the comment section below and we will get back to you. And अगर आप हमारे डॉक्टर्स के साथ 1-on-1 कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप जो आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर सत्यम तनेजा एंड डॉक्टर मीनू वालिया के बिटली लिंक जो डिस्क्रिप्शन पे है उन पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर्स फॉर जॉइनिंग अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।